दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 29 मार्च। तो चलिए 29 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की जो संख्या है वो सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती, ठीक है, लेकिन उपयोगी बहुत होती है। इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपको इन तथ्यों की, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आपको इन तथ्यों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप जाके इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आज के यानी 29 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। अब देखिए आज का पहला प्रश्न है कि किसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, ठीक है ना। किसे, इसे ध्यान दीजिएगा, किसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है संजीव मल्होत्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर टीवी सोमनाथन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नियुक्त किया गया है संजय कुमार मिश्रा को, ठीक है ना। अब देखिए ये संजय कुमार मिश्रा कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं और यह जो है ईडी के प्रमुख रहे हैं, ठीक है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये प्रमुख रहे हैं और इन्हें जो है सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबरदस्ती रिटायर करना पड़ा है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं, इनकी जो नियुक्ति हुई थी ईडी में, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह जो है 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, ठीक है ना। आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है ना। और इन्हें आर्थिक विषयों का जानकार माना जाता है, ठीक है। और ये मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। और इन्हें जो है नवंबर 2018 में ईडी का मुखिया बनाया गया था, ठीक है। 2018 में ये क्या बने थे? ईडी प्रमुख बने थे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उनका कार्यकाल जो है 2020 में पूरा हो गया, ठीक है। 2018 में बनाए गए, 2020 में उनका पूरा हो गया। उसके बाद उनकी नियुक्ति के लिए उनको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया, तो कितना आ गया? 2021 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसे फिर से बढ़ाकर 2023 कर दिया गया, ठीक है ना। 2 साल और बढ़ाया गया तो 2023 इनका कार्यकाल हो गया। अब देखिए लगातार इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था और ये संजय मिश्रा जो हैं, यह लगातार ईडी के प्रमुख होने के नाते बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे थे, ठीक है। बड़ी बड़ी कार्रवाई। अब जानते हैं इनके बारे में, जान लीजिए कि सभी इनसे बहुत कायदे से परिचित हैं, क्योंकि इन्होंने किसके किसके खिलाफ ईडी पद पे रहते हुए किसके किसके खिलाफ कार्रवाई की है। अब जैसे सोनिया गांधी के विरुद्ध जो ईडी की कार्रवाई हुई तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई, ठीक है ना। राहुल गांधी के विरुद्ध हुई, ठीक है। और रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध हुई, इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कर्नाटक के मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो है डीके शिव कुमार, इनके खिलाफ भी इन्हीं के समय में कार्यवाही हुई, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। तो बाद में क्या हुआ, जब लगातार इनका कार्यकाल बढ़ाया जाने लगा तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आदेश दिया कि सितंबर 2024 के बाद, मतलब सितंबर 2024 तक यह अपने पद पे बने रह सकते हैं। उसके बाद इन्हें किसी भी हालत में पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अंततः केंद्र सरकार ने इन्हें रिटायर किया और रिटायर होने के बाद अब इन्हें देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आर्थिक सलाहकार परिषद जो प्रधानमंत्री की है वह एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय है। और इसका जो, अब मान लीजिए कोई संस्था बनी है तो उसका कोई काम तो होगा ही, तो स्वतंत्र निकाय है और इसका जो काम है वह आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना है, ठीक है ना। आर्थिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद करती है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है यह केवल आर्थिक मुद्दों पर सलाह नहीं देती, कभी कभी इसने सलाह दिया है जनसंख्या पर दिया है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या विस्फोट, इन दोनों के संबंध में एक बार प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद ने सलाह दिया है प्रधानमंत्री को, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद ने। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है
इसमें कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं, कुछ अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ सदस्यों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं वह है सुमन बेरी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को। ठीक है ना, तो ये है सुमन बेरी है। ठीक है, ये चेयरमैन है। अब इसके बाद संजय मिश्रा की नियुक्ति हुई है अस्थायी सदस्य के रूप में। अब संजीव सान्याल और डॉक्टर सामिका रवि यह भी अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से अस्थायी हैं? एक है संजीव सान्याल, संजय मिश्रा के बाद, मतलब उनके पहले से कौन है? संजीव सान्याल है, और इसमें है एक डॉक्टर सामिका रवि है। ठीक है, डॉक्टर सामिका रवि, यह दोनों जो है क्या है? यह दोनों जो है ये है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अस्थायी सदस्य। अब इनमें संजय मिश्रा का नाम जुड़ गया है, आप इन्हें जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अब अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो पूर्णकालिक सदस्यों के बाद जो अस्थायी सदस्य हैं वह हैं, देखिए नाम ले लेता हूं मैं। एक है राकेश मोहन, दूसरे हैं डॉक्टर साजिद चिनाय, तीसरे हैं डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा, फिर नीलेश शाह, फिर प्रोफेसर टीटी राम मोहन और डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो यह जो है अंशकालिक सदस्य हैं, और आप जान गए हैं कि 3 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि संजय कुमार जो मिश्रा हैं यह बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अब आर्थिक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो कौन से खिलाड़ी हैं? बी सुमित रेड्डी, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो बताइए कि इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो बताइए कि बी सुमित रेड्डी का जो संबंध है वह किस खेल से है? जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए बी सुमित रेड्डी का जो संबंध है वह बैडमिंटन से है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अब देखिए बी सुमित रेड्डी को युगल बैडमिंटन का विशेषज्ञ माना जाता है, मतलब जो जोड़े में खेला जाता है उसमें जो है इनका विशेषज्ञ माना जाता है युगल बैडमिंटन का। ठीक है ना, युगल बैडमिंटन का विशेषज्ञ बी सुमित रेड्डी को माना जाता है, और इन्होंने जो है हाल ही में पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना, अब देखिए इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिए कि इन्होंने 2022 में, वर्ष 2022 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। ठीक है, किस खेलों में? राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, रजत पदक जीता था कहाँ? राष्ट्रमंडल खेलों में। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है? ठीक है ना, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो कारें आयात होती हैं उस पर टैक्स लगाया है, चाहे जहां से आयात हो रही हो, केवल अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 25%। तो बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? तो देखिए यह टैरिफ लगाया है 25% का, डी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 25% का टैरिफ जो अमेरिका में आयात होने वाली कारें हैं उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लगा दिया है। ठीक है, और यह जो टैरिफ है ना यह 2 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। कब से? 2 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और इस संबंध में जो ट्रंप का कहना है कि इस टैरिफ से अमेरिका को 100 अरब डॉलर का लाभ होगा। कितने का? 100 अरब डॉलर का लाभ होगा। इस समय जो है ट्रंप लगातार लगे हुए हैं अमेरिका को अरब डॉलर दिलाने के लिए, कितना ज्यादा अमेरिका को समृद्ध बना दिया जाए। ठीक है ना, इन्होंने आपको एक बताया था मैंने करंट में, मागा अभियान शुरू किया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है ना, और इंडिया ने क्या शुरू किया है? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा मीगा अभियान, मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मागा और मीगा के बारे में जानते रहिए, हमने एक बार करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो 100 अरब डॉलर का फायदा इससे होगा। ठीक है, जैसे ही ये फैसला आया था शेयर मार्केट में टाटा मोटर्स का जो शेयर था वो 6% गिर गया। किसका? टाटा मोटर्स का शेयर था। ठीक है, और टाटा मोटर्स का जो शेयर था वह उसमें कितनी गिरावट आ गई? 6% की। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने सारथी नामक एआई
संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है। क्या नाम है? सारथी नामक है। और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए कि किस राज्य की सरकार ने सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए यह लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। ठीक है ना, आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वह है नायब सिंह सैनी। ठीक है, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और इन्होंने सारथी नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है ना, अब यह करेगा क्या? यह सरकारी दस्तावेजों, ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या है? इसका काम है सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है ना, जनता की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एआई चैटबॉट जो सारथी है उसका उद्देश्य है सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शासन में एकीकृत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो 5वां प्रश्न है वह है कि किस देश ने फेसबुक का वर्तमान नाम क्या है? मेटा है, आप जानते ही हैं, मेटा है फेसबुक का वर्तमान नाम। तो किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो बताइए कि किस देश ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक या मेटा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए यह लगाया है पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने फेसबुक अथवा मेटा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्यों लगाया है? क्योंकि वह जो है नफरत फैलाने वाले जो भाषण हैं, ठीक है, नफरत फैलाने वाले कंटेंट, आप भाषण न कहके कंटेंट कह लीजिए, तो नफरत फैलाने वाले जो कंटेंट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, साथ ही गलत सूचना, ठीक है, गलत सूचना, पोर्नोग्राफी, ठीक है, गलत सूचना, पोर्नोग्राफी आदि को नियंत्रित करने के लिए उसने क्या किया है? फेसबुक को प्रतिबंध कर दिया। मतलब न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि फेसबुक के मामले से फेसबुक के द्वारा जानते ही हैं कि कैसे कैसे कंटेंट फैलाए जाते हैं और सिर पैर की बातें इधर उधर फैला दी जाती हैं। ठीक है, साथ ही उसके द्वारा जो गलत खबरें हैं उसको फैला करके नफरत फैलाई जाती है, समाज में विद्रोह की संभावना हो जाती है। इसी को रोकने के लिए पापुआ न्यू गिनी ने जो है ये फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज का 6वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 6वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में किन नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, और ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक गलियारे के विकास की घोषणा की है। ठीक है ना, अब प्रश्न यह कह रहा है कि उस धार्मिक गलियारे की जो बात की गई है वह किन नदियों के किनारे विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है गंगा तथा शारदा नदी, ऑप्शन बी है गंगा अलकनंदा, ऑप्शन सी है गंगा भागीरथी और ऑप्शन डी है गंगा धौली गंगा। तो देखिए जो उत्तराखंड में धार्मिक गलियारा का विकास किया जाएगा वह गंगा और शारदा नदी के किनारे किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गंगा और शारदा नदी के किनारे उत्तराखंड में धार्मिक गलियारे के विकास की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है ना, अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि सिग्मोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? आपको बताना है कि सिग्मोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो सिग्मोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसे सिग्मोत्सव कहिए या सिग्मा महोत्सव कहिए, ठीक है ना। अब इसका आयोजन किया गया है गोवा में, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, गोवा में सिग्मोत्सव या सिग्मा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है ना, हम इसको लिख देते हैं, इसे सिग्मा महोत्सव भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में, ये सिग्मा महोत्सव है। ठीक है ना, अब देखिए यह 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया गोवा में। ठीक है ना, अब सिग्मा महोत्सव क्यों मनाया जाता है? यह देखिए बसंत के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, बसंत के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, इसे कहते हैं सिग्मा महोत्सव और यह 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में मनाया गया है।
2025 में। ठीक है, तो सिग्मोत्सव या सिग्मा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि किस देश के मोसेल क्षेत्र में 92 बिलियन डॉलर मूल्य का सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? ठीक है ना। कौन सा हाइड्रोजन भंडार है? सफेद हाइड्रोजन भंडार है। और कितने डॉलर का है? तो 92 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो किस देश के मोसेल क्षेत्र का नाम दिया है? ठीक है ना। मोसेल क्षेत्र अब किस देश में है अगर आप जानते हैं तो आप सीधे उत्तर तक पहुंचेंगे। देखिए, ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए कि किस देश का मोसेल क्षेत्र है जहां पर 92 बिलियन डॉलर का सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? जल्दी से बताइए कौन सा देश है वह। अब देखिए, ये मोसेल क्षेत्र जो है ना, ये कहाँ स्थित है? फ्रांस में। सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब यहां से कुल 47 मिलियन टन, कितना? 46 मिलियन टन। ठीक है, 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, यह जो है कार्बन मुक्त ईंधन का उपयोग मतलब इसको सफेद हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? कार्बन मुक्त ईंधन के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है, कार्बन मुक्त ईंधन के रूप में किसे जानते हैं? सफेद हाइड्रोजन को जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, यह जो खोज है ना, यह जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यह क्रांति ला सकता है। ठीक है ना, किसमें? स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। और यह अभी तक ऊर्जा खोजों में सबसे बड़ी खोज है मूल्य की दृष्टि से। ठीक है, ऊर्जा खोजों में सबसे बड़ी खोज है। देखिए, वहां के जो वैज्ञानिक थे ना, वह खोज रहे थे मीथेन, लेकिन मीथेन खोजते खोजते उन्हें जमीन के अंदर मिल गया सफेद हाइड्रोजन। और जब देखा गया तो उसका जो कुल वजन था, ऐसा अंदाजा लगाया गया कि लगभग 46 मिलियन टन सफेद हाइड्रोजन वहां मिल गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब इतना सफेद हाइड्रोजन मिल गया तो इसका जब ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो स्वच्छ ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कार्बन मुक्त ईंधन का प्रसार होगा। ठीक है, एक क्रांति आ सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब फ्रांस में जो यह सफेद हाइड्रोजन मिला है, यह जानते हैं आप 4101 फीट गहराई में मिट्टी के नीचे मिला है। ठीक है ना, या आप इसे कह सकते हैं 1250 मीटर की गहराई में यह प्राप्त किया गया है। और देखिएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में फ्रांस जो है शिखर पे पहुंच जाएगा। आप यह भी ध्यान रखिएगा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति होगी और फ्रांस जो है यह पहले नंबर पे पहुंच जाएगा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के मामले में और उसका उपयोग करने के मामले में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका नाम है एपीईडीए, एपीडा कहते हैं। इसने भारत के मिजोरम राज्य में एंथुरियम फूलों की पहली खेप किस देश के लिए सफलतापूर्वक रवाना की है? तो किसने किया है? एपीडा ने किया है। और एपीडा ने भारत के मिजोरम राज्य में, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एंथुरियम फूलों की खेती किस राज्य में प्राथमिक स्तर पे होती है, तो वह है मिजोरम राज्य में। अब मिजोरम राज्य के एंथुरियम फूलों को पहली खेप जो है एक देश के लिए रवाना किया गया है और उस देश का नाम है सिंगापुर। ठीक है, तो भारत में मिजोरम से सिंगापुर को एंथुरियम फूलों की पहली खेप भेजी गई है। ठीक है ना। अब किसने भेजा है? एपीडा ने भेजा है। एपीडा का मतलब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। देखिए, हम जो है इसका फुल फॉर्म बता देते हैं क्योंकि परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा गया है। तो एपीडा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एपीडा का फुल फॉर्म, देखिए परीक्षाओं में पूछा गया है इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये है एपीडा का फुल फॉर्म। ठीक है, अब एपीडा की स्थापना कब हुई थी? तो एपीडा की जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, सॉरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह किसके अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एपीडा का जो मुख्य कार्य है उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, एपीडा का जो मुख्य कार्य है मैं आपको ऐसे ब्रैकेट में बता देता हूं। पहला है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना।
ठीक है ना। अब निर्यात को बढ़ावा, किसका निर्यात, तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को सुगम करना, बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण भी इसका कार्य है। निर्यात किए जाने वाले जो उत्पाद हैं उनके गुणवत्ता नियंत्रण की जांच यह करता है, ठीक है ना, और प्रमाणित करता है, ठीक है ना, प्रमाणित करता है और गुणवत्ता नियंत्रण की जांच करता है, ठीक है। साथ ही साथ यह क्या करता है, यह बाजार का अनुसंधान भी करता है, रिसर्च भी करता है बाजार के बारे में, ठीक है ना, बाजार के बारे में रिसर्च करता है कि कहाँ पे कौन सी चीज को निर्यात करने लायक है, ठीक है, तो वह उस हिसाब से कार्रवाई करता है। फिर जो निर्यातक हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, ठीक है, निर्यातकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें जो है वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये है एपीडा का कार्य, ठीक है। और उसका एक और कार्य है, जो निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो अवसंरचना का निर्माण, विकास, ठीक है, अवसंरचना का विकास भी करता है, मतलब निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि आलू निर्यात करना है कहीं, तो कोल्ड स्टोरेज या कोई ऐसी चीज जो सड़ने वाली हो तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना, पैक हाउस की व्यवस्था करना, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि, ये सब काम एपीडा करता है, ठीक है। और साथ ही समय समय पर यह जागरूकता कार्यक्रम भी लॉन्च करता है ताकि किसानों को, निर्यातकों को जागरूक किया जा सके, ठीक है। तो यह है एपीडा का कार्यक्रम। और इसी में से प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कृषि पदार्थों के निर्यात के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो वह जिम्मेदार है एपीडा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं एपीडा के बारे में। देखिए एपीडा जो है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख उत्पाद जिन्हें यह निर्यात करता है, जैसे ताजे फल और प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड है, फल और सब्जियां हैं। फिर अनाज और दलहन के निर्यात की जिम्मेदारी भी इसकी होती है। जैविक उत्पादों के निर्यात की भी जिम्मेदारी एपीडा निभाता है। साथ ही मांस और पोल्ट्री वाला उत्पाद है। डेयरी उत्पाद के भी निर्यात की जिम्मेदारी किसकी है, एपीडा की है। शहद, जड़ी बूटियां और मसाले और साथ ही प्रोसेस्ड फूड आदि सबका जो निर्यात है वो किसके माध्यम से किया जाता है, एपीडा के माध्यम से किया जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए। अब देखिए आपसे पूछा गया कि एंथुरियम फूलों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई, मिजोरम से सिंगापुर के लिए रवाना हुई। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एंथुरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है, एंथुरियम महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप आज से जान लीजिए कि एंथुरियम महोत्सव का जो आयोजन है यह किया जाता है मिजोरम में, ठीक है ना। एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, मिजोरम में, ठीक है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 21 मार्च 2025 को एक दिवसीय पर्पल फेस्ट, ठीक है, का आयोजन किया गया। अब यह पर्पल फेस्ट का संबंध किनसे है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि आखिर पर्पल फेस्ट का संबंध किससे है, तो पर्पल फेस्ट का जो संबंध है वह है दिव्यांग जनों से, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन और पर्पल फेस्ट का संबंध किससे है, आपको यह दो बातें पता चल गई कि दिव्यांग जनों से इसका संबंध है, ठीक है। अब देखिए पर्पल फेस्ट में भारत की राष्ट्रपति जो है वह है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पर्पल फेस्ट का दौरा किया था और वहां एक संबोधन भी दिया और उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता किसी देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पर्पल फेस्ट है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, इसी के द्वारा जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और यह दिव्यांग जनों से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसका यह जो मुख्य है यह दिव्यांग जनों से संबंधित कार्यक्रम है, ठीक है ना। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा समाज में विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए पर्पल फेस्ट के दौरान संबोधन देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने सुगम्य भारत अभियान की चर्चा की, ठीक है। इसकी चर्चा, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं आखिर सुगम्य भारत अभियान क्या है। तो देखिए सुगम्य भारत अभियान की जो शुरुआत है वह की गई थी
3 दिसंबर 2015 को। कब की गई थी? 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। और यह 3 दिसंबर क्यों 3 दिसंबर के दिन ही शुरू किया गया था? क्योंकि 3 दिसंबर जो है वह विश्व विकलांग दिवस है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो सुगम्य भारत अभियान की जो शुरुआत है वह 3 दिसंबर 2015 को किया गया था, ठीक है ना। अब जो सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनको इस अनुकूल बनाना कि कोई भी विकलांग व्यक्ति आसानी से उसमें प्रवेश कर पाए। सीधी सीधी बात, ठीक है ना। तो जैसे सरकारी भवन है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डा है या बस अड्डा है, तो बस स्टेशन है, तो जितने भी सरकारी सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां हैं, संस्था मतलब निर्माण है, वहां पे क्या है, वहां दिव्यांग जनों के प्रवेश को सुगम बनाना कि वो आसानी से, जैसे अगर कोई ट्राई साइकिल से जाना चाहता है तो वह उस भवन में अपने ट्राईसाइकिल से प्रवेश कर पाए, ठीक है। तो उसे इस योग्य बनाना, इसीलिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में 3 दिसंबर के दिन की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए, साथ ही साथ सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी, जैसे सरकारी वेबसाइटों को, मोबाइल ऐप्स और अन्य डिजिटल सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुगम बनाना, ठीक है। साथ ही सार्वजनिक बसों, रेलवे और हवाई अड्डों में भी दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देश के 50 बड़े शहरों में, ठीक है ना, 50 बड़े शहरों में 50 सार्वजनिक भवनों को सुगम्य बनाने का जो टारगेट था वह इसमें लिया गया था, ठीक है। तो 50 जो बड़े शहर हैं और उसमें जो 50 सार्वजनिक बिल्डिंगें हैं, उनमें आने जाने के लिए, सुगमता से आने जाने के लिए जो है सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। सभी सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांग के अनुकूल बनाने के लिए मतलब प्रयास कर दिए गए हैं, ठीक है ना, यह टारगेट रखा गया था। साथ ही रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में विशेष सुविधाएं प्रदान करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा सुगम्य भारत अभियान के संबंध में, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है और आज यह आखिरी प्रश्न है। आप पहले प्रश्न है कि किस राज्य सरकार की पुलिस ने अपने कर्मियों के स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के लिए और वहां की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए यह है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में इस समय पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं, जो 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे, ठीक है ना। यह आवेदन कब तक लिए जाएंगे? 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन कर्मियों के स्थानांतरण में जो होने वाली भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है ना। अब उस ऐप का नाम है EHMRS, ठीक है, EHRMS है, सॉरी, EHRMS, ठीक है, ये ऐप का नाम है। और जो भी पुलिसकर्मी ट्रांसफर चाहता है उसे इसी ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। तो मोबाइल ऐप के माध्यम से पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए जो है EHRMS ऐप का निर्माण किया गया है, इसके द्वारा, पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 29 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इस PDF को बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।